एक बार सासू माँ मुझे बोलना था, मैं कुछ वर्ड बोला था सासू माँ, मेरे मुंह से सूसू निकल गया। तो मैंने कहा कि देखो सासू माँ की जब भी बात आती है तो फिर सूसू लग जाती है। तो एक रेडियो जॉकी मेरे हिसाब से एक आपका वर्चुअल दोस्त होता है। जैसे हम आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो एक वर्चुअल दोस्त होता है रेडियो जॉकी, और जो है कि आपको इस बात का ख्याल रखना हो। यार मुझे मोटिवेट करने वाली चीज की अगर बात करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो मोटिवेट करता है लोगों का प्यार। ठीक है, जब आप स्टूडियो में होते हैं तो आप अकेले होते हैं, एक बंद कमरे में अकेले हैं, माइक पे आप बोल रहे हैं, आपको नहीं पता बाहर आपको कौन समझाएगा। तो लोगों को मन में से ये हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है आरजे का जो जॉब होता है वो पार्ट टाइम होता है, बस गए माइक ऑन किया, बड़बड़ बोले और फिर चले आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने पेरेंट्स को ये भरोसा नहीं दिला पाओगे कि आपके जो सपने हैं उनमें जान है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स को भी ये लगता है कि आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। तो कई बार वो भी इस बात से उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप प्लीज फोकस्ड रहिए, जो चीजें हैं उनको पढ़ना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए अच्छे आरजेस को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों, क्या आप भी एक आरजे बनना चाहते हो? क्या आप भी एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हो? लेकिन आपके मन में भी रेडियो जॉकी बनने से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आपको बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। आप भी सोचते हो कि एक रेडियो जॉकी कैसे बने, कहाँ से शुरू करें, क्या कुछ पहले स्टेप होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम रेडियो जॉकी बन सकते हैं, लेकिन आपके मन में कई सारे सवाल आते हैं और आप कंफ्यूज रहते हो। तो दोस्तों, आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे शो में हमारे साथ है एक बेहतरीन आरजे, और जिन्होंने इससे पहले रेड एफएम में काम किया है, मिर्ची में काम किया है, और इस वक्त वो रेडियो सिटी में एक आरजे के रूप में काम कर रहे हैं। तो भैया देर किस बात की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेहतरीन आरजे विशाल भैया का। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल बढ़िया। करण, आप कैसे हैं? काफी टाइम से हमारे बीच में ये चर्चा चल रही थी कि हम जल्दी से जल्दी ये करें इंटरव्यू, और फाइनली आज वो दिन है जहां पर हम सामने सामने और साथ साथ बैठे हुए हैं। जी, मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जैसे मैं पहली बार जब आपसे मिला था तो मैं कक्षा 11 में था और एक प्रकार से छोटा भी बहुत था, और बड़ी एक्साइटमेंट थी, और आपको देख के हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। और जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा कि आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और उसके बाद बड़ा हमको एक अच्छा मोटिवेशन मिला। उसके बाद से ही मैंने ये सारे काम शुरू किए। तो आज फिर से मौका मिला है आपसे बातचीत करने का, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और पिछले 10-11 सालों से रेडियो में जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग रेडियो चैनल्स के लिए काम किया है। और अभी मैं बनारस में रेडियो सिटी में हूँ और यहाँ पर शाम का शो करता हूँ। शाम 4 से 9 अब मेरा शो जो है वो आता है, तो 5 घंटे का शो करता हूँ। तो बनारस का लोकल होने की वजह से यहाँ के लोगों से ज़्यादा जुड़ पाता हूँ, यहाँ के चीज़ों से मैं ज़्यादा जुड़ पाता हूँ। तो ये एक चीज़ है जो शायद मुझे बाकी आरजे से यहाँ थोड़ा अलग बनाती है। जी। तो सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक साधारण लड़के विशाल से आरजे विशाल बने तक का सफर कैसा रहा? क्या कुछ दिक्कतें आई? यार दिक्कतें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसी कोई दिक्कतें आई, क्योंकि मैं अपने आप को इस मामले में लकी मानता हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप बहुत यंग होते हैं, आप 17-18 साल के होते हैं, तो उस वक्त अगर आप पे कोई भरोसा करता है तो आपका जो आत्मविश्वास है, जो मनोबल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर उसी वक्त कोई आपको डिमोटिवेट कर देता है तो शायद आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मैं अपने करियर की अगर शुरुआत की बात करूँ तो मुझे याद है कि जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था 2011 में, तो वहाँ पर विपुल कृष्ण नागर जो मेरे पहले बॉस थे, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। और आज भी मुझे याद है कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे जो इंस्टेंटली, जिनके जवाब मेरे मन में जो आया मैंने दिया, और शायद उनको पसंद आया, शायद उनको लगा होगा कि नहीं इस लड़के में कोई बात है, और उन्होंने मुझे वो मौका दिया। बस उसके बाद से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, फिर कभी लाइफ में पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो सर, क्या होता है ना कि जैसे मैं भी इस फील्ड में हूँ, या कोई भी जब किसी कला के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है, जैसे वो चाहे एक्टर बनना चाहे, डांसर बनना चाहे, आरजे बनना चाहे, तो फैमिली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो लोग यही सोचते हैं कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक मानसिकता पहले से बनी हुई है। तो इस माहौल में एक आरजे बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके साथ कैसा हुआ? मतलब फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मैं इस मामले में थोड़ा लकी खुद को समझता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं स्टार्टिंग से ही। पापा मम्मी दोनों इनफैक्ट काफ़ी कोऑपरेटिव रहे। उनका मेरे ऊपर ये भरोसा था कि ये कुछ गलत नहीं करेगा लाइफ में और अच्छा ही करेगा। तो उन्होंने मेरे को उस बात की लिबर्टी दी थी, मेरे को उस बात की छूट दी थी, और मैंने भी उनकी इस बात का भरोसा रखा।
और लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया। और वो कहते हैं ना कि साधु की संगति में बने साधु और दुर्जन की संगति में बने दुर्जन। तो मेरी जो संगति थी, जो मेरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे थे, हमेशा मोटिवेट करते थे, क्योंकि मैं म्यूज़िक से भी जुड़ा रहा हूँ काफ़ी। तो इस वजह से थोड़ा और मेरा जो इंटरेस्ट था, जब मैं रेडियो सुनता था तो एक इमेजिनेशन होता था कि कैसे लोग बोलते होंगे, कैसे कैसे वो दिखते होंगे, क्या होता होगा, वो जो हर किसी की एक फैंटेसी होती है। तो जब मैं आया इस रेडियो करियर में, तो सबसे पहले मेरे पापा को जब मैंने बताया तो वो बहुत खुश हुए थे, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो किसी को घर में पता ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ भी कर रहा हूँ। सबको ये पता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और आगे पढ़ाई करना है, लेकिन लकीली मिल गया एक रास्ता, और उस रास्ते पर जब निकल पड़े तो घर वालों ने भी फिर साथ देना शुरू कर दिया। देन यस, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी टिल नाउ। अभी तक बहुत खूबसूरत। सर, आपके पेरेंट्स से मतलब पूरे भारत के पेरेंट्स को कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं या जो भी पेरेंट्स हैं, उनको मैंने देखा कि अगर कोई बंदा अच्छा है, प्रतिभाशाली है और कुछ काम करना चाहता है तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो जिस तरह आपके पेरेंट्स ने, मेरे भी पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो शायद पूरे भारत के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको एक सीख लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने पेरेंट्स को ये भरोसा नहीं दिला पाओगे कि आपके जो सपने हैं उनमें जान है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स को भी ये लगता है कि आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे, तो कई बार वो भी इस बात से डरे होते हैं। तो जब तक आप उनको भरोसा नहीं दिलाओगे कि आपका इस चीज में भविष्य अच्छा है, आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हो, तब तक शायद पेरेंट्स भी उस बात पे ध्यान नहीं दे पाते। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो फिर पेरेंट्स को भी लगता है नहीं ये एक्चुअली में उस चीज में अच्छा है और इसको इसी में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको उस चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो उन्हें लगता है कि ये जो काम कर रहा है पता नहीं इससे इसका गुजारा हो पाएगा या नहीं, या आगे चल के ये स्टेबल हो पाएगा। तो इसीलिए वो एक मानसिकता होती है कि नहीं, हम अपने बच्चे को एकदम सिंपल लाइफ देनी है और एक जैसे आराम वाली, कंफर्ट जोन वाली। मुझे ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि उन्होंने एक रेडियो चैनल के लिए ऑडिशन दिया था और उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था, ये कह कि आपकी आवाज में दम नहीं है, अच्छी नहीं है। और आज अमिताभ बच्चन की आवाज़ के लोग दीवाने हैं, उनका जो भारीपन है उनकी आवाज़ में, और दुनिया में इतना नाम है। तो आपको अपनी वर्थ जो है वो प्रूव करनी होती है, चाहे पेरेंट्स की बात कर लो, चाहे आपके दोस्त की बात कर लो। तो अगर आप वो वर्थ प्रूव कर देते हैं तो फिर आई थिंक आपकी जर्नी बहुत इजी हो जाती है। जी। अच्छा सर, जैसे आप लोग लाइव परफॉर्मेंस देते हो, हम लोग कभी छोटे से स्टेज पे चले जाते हैं, अब मैं ही इंटरव्यू करता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, और आप तो लाइव परफॉर्मेंस करते हो, पूरा शहर आपको सुनता है, तो आपको भी तो कुछ दिक्कतें आती होंगी। तो ऑब्वियसली भाई, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। मेरे से भी स्टार्टिंग में बहुत गलतियां होती थी, लेकिन धीरे धीरे उन गलतियों को हम रेक्टिफाई करते हैं। और जब मैं नया था तो सब कुछ लिखता था, पहले सब कुछ जो है प्रैक्टिस करता था, लेकिन अभी इतने साल हो गए तो शायद वो प्रैक्टिस छूट गई। बट हाँ, एक चीज़ है कि अब वो दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता रहता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कौन से वर्ग के लोग सुन रहे हैं, कौन से धर्म के लोग सुन रहे हैं। तो आपको सबका ख्याल रखना होता है, किसी की को आपकी बात जो है वो हर्ट ना करे। हाँ, आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि आप जो रियल में हो आपको वो भी रहना है, प्लस आपको सबका प्यार मिल सके। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखना होता है। तो आई थिंक गलतियां होती है और लोग भी इस बात को समझते हैं, और गलतियों पे अपनी हंस लो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो सर, अगर जैसे कोई वर्ड आप बोल रहे हैं वो गलती से कुछ और निकल गया, तो उसको आप कैसे टालते हो, मतलब कैसे मैनेज करते हो? सॉरी तो बोलते नहीं आप? नहीं, सॉरी तो नहीं बोलते हैं। तो जैसे मान लो कि एक बार सासू माँ मुझे बोलना था, मैं कुछ वर्ड बोला था सासू माँ, मेरे मुंह से सूसू निकल गया। तो मैंने कहा कि देखो, सासू माँ की जब भी बात आती है तो फिर सूसू लग जाती है। तो उस तरीके से बात को फिर आप मोल्ड कर देते हैं, मतलब माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। हाँ, वो क्रिएटिव होना चाहिए कि जो सुनने वाला है उसको पता भी नहीं चला कि अपनी गलती की, और आपने अपनी गलती को उस तरीके से कवर अप कर लिया। एक्टिविटी इतनी होनी चाहिए कि करंट टाइम में तुरंत एक्शन। राइट, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मैंने ये बोल दिया तो उसको कैसे कवर करूं। इंस्टेंट होता है वो, आप कभी सीख नहीं सकते, ये सारी चीजें इंस्टेंट होती है। अच्छा सर, ये भी है कि मतलब कुछ लोग अभी भी हैं जिनको आरजे के बारे में पता नहीं है, तो बेसिकली एक आरजे क्या होता है, उसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है, ये आप बताइए। एक रेडियो जॉकी मेरे हिसाब से एक आपका वर्चुअल दोस्त होता है। जैसे हम आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो एक वर्चुअल दोस्त होता है रेडियो जॉकी। और जो है कि आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब आप रेडियो के प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस बारे में आप जानें, उस चीज़ की आप पढ़ाई करें। आजकल तो बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट है, सब कुछ है, तो उस चीज़ के बारे में अगर आप जान के उसके बारे में तैयारी करके आप इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो फिर बहुत ईजिली मुझे लगता है कि आप रेडियो में एंटर कर सकते हैं, रेडियो में अपना करियर बना सकते हैं। तो सर, शुरुआत कहाँ से करें इसके लिए? शुरुआत मेरे हिसाब से सबसे पहले रेडियो सुनना शुरू करें।
एज अ लिसनर नहीं, एज अ रेडियो प्रोफेशनल के थ्रू। Okay. एक रेडियो प्रोफेशनल के थ्रू अगर आप सुन रहे हैं, मतलब उस नज़रों से आप सुन रहे हैं, उस माइंडसेट से आप सुन रहे हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तब आप सीखोगे कि जैसे मैं पहले जब छोटा था तो मैं नवेद को सुनता था बहुत। अच्छा। तो नवेद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से इंस्टेंट जोक जो है वो होते हैं, किस तरीके से हम अपने शो में लोगों को बांध के रख सकते हैं, कैसे कैसे वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे उनका तरीका है शो को हैंडल करने का, गंभीर बातों को वो किस तरह से बोलते हैं, मजाकिया बातों को वो किस तरीके से बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये होमवर्क एक्सरसाइज होती है बेसिकली, वो आपको करना ये पड़ेगा। काफी जरूरी भी है, क्योंकि बेसिकली इस वक्त जैसे मैं सीख रहा हूँ सर को, तो वैसे आप लोगों को भी जो भी आपके जो आपको लगता है रेडियो सिटी से जो भी जिस भी रेडियो स्टेशन से लोग जुड़े हैं जो आपके खास हो, आप उन्हें सुन सकते हो, क्योंकि मैं भी अभी सर को सुन रहा हूँ और मैं भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। तो सर मतलब इसके लिए क्या कोई स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ता है, कोई डिग्री लेनी, या बिना डिग्री के ये सब नहीं हो सकता? बिना डिग्री के भी हो सकता है, आपको बस क्रिएटिव होना चाहिए। लेकिन आजकल बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म, डिप्लोमा के कोर्सेज, रेडियो के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए हैं, वहाँ से भी आप रेडियो सीख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्रिएटिव लोग होते हैं ना, तो उनको कोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। वो अगर सुनते सुनते और अपने आप को बेहतर बनाते बनाते, फॉर एग्जांपल आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है इंटरव्यू की, ठीक है, आपने भी देख के कुछ सोच के शुरू किया होगा और बहुत सारे लोगों को देखा होगा, तो ये चीजें आप सीख जाते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप कोई कोर्स करके वही आते हैं तो वो ज्यादा प्रोफेशनल वो हो जाता है। कहीं कहीं होता है कि सर इसके लिए एक फाउंडेशन होता है, एग्जैक्टली, वो ज्यादा प्रोफेशनल तरीका हो जाता है उस चीज में एंटर करने का। तो बस यही है आई थिंक। तो सर जो बेस्ट, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक रेडियो जॉकी बनने के लिए, वो क्या होती है मेरे हिसाब से? सबसे ज्यादा जरूरी है आपको रियल रहना चाहिए, ठीक है। आप का जो कमांड है आपकी लैंग्वेज पे, आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, भोजपुरी बोलिए, मराठी बोलिए, गुजराती बोलिए, कोई भी लैंग्वेज बोलिए, आपका उस पर कमांड अच्छा होना चाहिए। आप आप जब भी कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं लोगों को, तो ये ना हो कि यार अगला खुद ही कंफ्यूज और हमें बता रहा है, हमें समझा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए माइंड में। जब भी आप कोई शो सुनते हैं रेडियो को, तो आप देखते होंगे कोई भी रेडियो जॉकी होता है, उसका फंडा बड़ा क्लियर होता है। जो भी वो बातें बताना चाहता है बहुत क्लियर कट वो बातें बताता है। अगर वो गोल 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 घुमाने लगेगा, ना तो लोगों को समझ में आएगा, ना खुद को उसको समझ में आएगा, और वो एक अच्छा रेडियो जॉकी कभी भी नहीं बन सकता। तो आई थिंक ये विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बताना है, कैसे बताना है, हमें अपना शो कैसे करना है, हमें अपना एक, हम रेडियो पे कहते हैं पर्सोना, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो आप कैसे बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी पर्सनालिटी जो है बहुत बनारसी देसी वैसे लड़की की है, और म्यूजिकल तरीके से लोग मुझे जानते हैं कि विशाल गिटार भी बजाता है, गाता भी है। तो इस तरीके से मेरी एक पर्सनालिटी बनी हुई है। तो हर इंसान का अपना एक पर्सोना होता है, ठीक है। तो उस पर्सोना को आप लेके आगे बढ़िए। अगर कोई बहुत फनी है, जिसको हर बात में कॉमेडी आती है, तो वो अपना कॉमेडी का ही पर्सोना, एग्जैक्टली आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि अगर आरजे XYZ ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा। सीख सकते हैं लेकिन कॉपी करने, इंस्पायर होइए लेकिन कॉपी मत करिए, कंट्रोल से कंट्रोल भी मत करिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो सर ऐसी क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? यार मुझे मोटिवेट करने वाली चीज़ की अगर बात करूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करता है लोगों का प्यार, ठीक है। जब आप स्टूडियो में होते हैं तो आप अकेले होते हैं, एक बंद कमरे में अकेले हैं, माइक पे आप बोल रहे हैं, आपको नहीं पता बाहर आपको कौन सुन रहा है और किस तरीके से उसकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से आपकी कही हुई बातें किसी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो गई। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पर अभी एक मैं सुसाइड के कुछ डेटास बता रहा था, कुछ कर रहा था, और मैंने एक बात कही थी कि शायद आप तो बड़े ही आसानी से चले जाओगे, लेकिन आप अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ के जाओगे, जिन लोगों को बेसहारा करके जाओगे, कभी उसके बारे में सोचना। तो एक मुझे फ़ोन कॉल आया, वो लड़का था, मैं उसका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, और वो काफ़ी डिप्रेशन में था, उसके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे थे। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, बोला कि मैं आपका शो सुन रहा था, फिर उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, सब कुछ बताया, तो मैंने उसे बहुत समझाया, और आज की डेट पे वो खुश है और बैंगलोर में है, मैं आज भी उससे कनेक्टेड हूँ। तो बहुत आता है जब भी बनारस मेरे से मिलता है। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट टू पीपल, यू डोंट रियली नो कि आप किसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हो। तो जब वो बाहर से वो प्यार मिलता है, लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर उस तरीके से, तब लगता है कि नहीं, हम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ये मोटिवेशन जो है वो हमें आगे बढ़ाता है। ओके। तो सर एक कन्फ्यूज़न और है लोगों में कि आरजे की जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, क्या स्टेप होते हैं? देखो यार, अप्लाई की बात तो सबसे पहले तो लोगों को मन में से ये हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है आरजे का जो जॉब होता है वो पार्ट टाइम होता है। बस गए, माइक ऑन किया, बड़े बोले और फिर चले आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बहुत कुछ हमें देखना होता है, हमें कंटेंट ढूंढना होता है, उस तरीके के इंटरव्यूज़ करने होते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे एक तरह से रिसर्च करना पड़ता है हर दिन। हर दिन मैं एक जैसी बात करूंगा तो लोग बोर हो जाएंगे, मुझे हर दिन अलग अलग करना है, हर दिन अलग तरीके से लोगों से बात करना है, हर दिन अलग चीज़ें बतानी है, हर दिन कुछ नया देना है। तो वो एक चैलेंजिंग चीज़ है जो आई थिंक लोगों को थोड़ा लगता है कि बहुत ईजी है, तो वो ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी का काम सामने वाले को ईजी लगता है, लेकिन जब खुद करने जाओ तो पता चलता है। दूसरी बात ये कि देखो, आपने जो पूछा कि रेडियो को किस तरीके से अप्लाई करें, तो अप्लाई की बात है तो मैंने जैसा बताया बहुत सारे कोर्स हैं, उनको करने के बाद आप जाइए रेडियो स्टेशन, वहाँ पर अपनी CV दीजिए, अगर उनको लगता है तो वो डेफिनेटली आपको बुलाएंगे। लिंक्डइन आज के समय में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लिंक्डइन पे आप अपडेटेड रहिए, बहुत सारी जो कंपनीज होती है उनको फॉलो करिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहाँ ओपनिंग आ रही है, कहाँ पे हायरिंग आ रही है, उस हिसाब से करिए। और लोगों को लगता है रेडियो पर सिर्फ रेडियो जॉकी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। रेडियो के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, कॉपीराइटर होता है, प्रोमो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, तो ये सारे लोगों की एक टीम होती है। तो सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं, ये सारे लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना एक रेडियो जॉकी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फिल्में हम देखते हैं तो हमें एक्टर और एक्ट्रेस पता होती है, लेकिन उनके पीछे एक पूरी टीम होती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, ये वो। तो सेम रेडियो के साथ भी है, हम एक पूरी टीम की तरह काम करते हैं। बस ये है कि लोग हमारी आवाज़ सुनते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, दैट्स इट। तो सर लास्ट में एक और क्वेश्चन है कि जो भी नए लड़के या जो लड़कियां हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले। मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ फोकस्ड रहिए, जो चीज़ें हैं उनको पढ़ना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए, अच्छे अच्छे RJs को सुनिए और डेली कोई आर्टिकल पढ़िए या कोई बुक पढ़िए, अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करिए, अपना डिक्शन अच्छा करिए, अपने वोकैबुलरी को अच्छा करिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और हर चीज़ पे अपना एक ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ पर, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका एक ओपिनियन ओरिएंटेड इंसान आप होने चाहिए, क्योंकि एक रेडियो जॉकी हमेशा ओपिनियन ओरिएंटेड होता है। तो उस चीज को आपको डेवलप करना चाहिए, आप कभी न्यूट्रल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक खुद को डेवलप करिए और सीखिए जितना सीख सकते हैं। अगर कहीं इंटर्नशिप मिल जाती है तो और बेहतर है, आप अंदर रह के जितना अच्छे से सीख सकते हैं रेडियो स्टेशन के, शायद बाहर से उतनी उस तरीके से नहीं सीख सकते। तो आई थिंक ये कुछ तरीके हैं जिनको ध्यान में रख के आप रेडियो में अपना करियर बना सकते हैं। सर मेरी जो आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो वो मैं कक्षा 11 में था, तब मुलाकात हुई, तो मैं बहुत छोटा था, तब आप रेड FM में काम करते थे। रेडियो सिटी में आपका कैसा अनुभव रहा? रेडियो सिटी बहुत प्रोफेशनल रेडियो स्टेशन है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सब बहुत सपोर्टिव है जी। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सब खड़े रहते हैं मेरे लिए कि नहीं यार तुम कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लो अपना, मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपको पता है कि आपके पीछे आपकी टीम खड़ी है हमेशा, तो सर लोगों को डर भी लगता है, मतलब जो लोग नया अप्लाई करना चाहते हो बड़ा डर लगता है कि जाएंगे कैसा माहौल होगा, लोग सपोर्ट करते हैं? नहीं यार, आई थिंक हम लोग बहुत आम लोग होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे बाहर लोग हैं, हम लोग भी उतने वही हैं। हमारे भी 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक है, तो हम ऐसा कोई एलियन या ऐसा कोई ऊपर से आए नहीं है। सो वी आर वेरी नॉर्मल पीपल एंड या वी डील नॉर्मली, जैसे सब नॉर्मली डील होता है। तो बिल्कुल हाँ जी। अच्छा सर, बनारस के बारे में एक फेमस डायलॉग, या आपको कैसा लगता है बनारस शहर? बनारस शहर यार, ये देखो, बनारस शहर अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है। बनारस शहर को शब्दों में हम कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक ऐसा समुंदर है जिसमें आप जितना गहरा जाते जाओगे आप उतनी उसकी गहराइयों को समझते जाओगे। यहाँ की गलियाँ, साड़ी, पान, मंदिर, घाट, यहाँ के पौराणिक चीज़ें जो है, यहाँ की जो कल्चर है, सब कुछ अपने आप में इतना एक कह लो कि अलग एक्सपीरियंस है ना, कि शायद दुनिया भर से जो लोग यहाँ आते हैं, दुनिया भर में लोग जिंदा रहना चाहते हैं, दुनिया भर में लोग घूम के देखना चाहते हैं, लेकिन जब उनको अपना आखिरी समय बिताना होता है तो वो बनारस ही आते हैं, मोक्ष के लिए बनारस आते हैं। लेकिन बनारस सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं, बनारस जिंदगी देता है, बनारस जिंदगी को जीना सिखाता है, बनारस सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश रह सकते हैं। तो आई थिंक ये इस शहर की खूबसूरती है कि आप बनारस से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बनारस आपसे बाहर नहीं जा सकते। मतलब वो आपके रग रग में है, दिल में है। इसलिए हम कहते हैं भी रेडियो सिटी पर रग रग में दौड़े सिटी, रग रग में बनारस सिटी। अच्छा सर, हम लोग आपका शो देखते हैं, अच्छा लगता है। आप हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं करण आपको ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड
ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। सिर्फ मेरे प्रोफेशन की बात नहीं करूँगा, हर एक प्रोफेशन की, जी। चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो फिल्म एंड टेलीविजन हो, चाहे वो रेडियो हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जी। उसके बारे में जब लोगों को थोड़ा डीप जानकारी मिल पाती है उन लोगों से जो उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके करियर के लिए। तो कीप डूइंग सच गुड वर्क एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली वांट कि तुम लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज करो एंड बहुत सारे लोगों को हेल्प करो उनके करियर में ग्रो करने के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मेरा कब दिल से इच्छा था कि आपसे मिलो और काफी दिनों से मुलाकात करने के लिए सोच रहे थे। और आप एक मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू मेरे लिए काम करते हो, क्योंकि हमेशा क्योंकि हम लोग भी कुछ ना कुछ सीखते हैं आपसे हमेशा, और एक मोटिवेशन बार बार मिलता है कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग उनको जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपने आप में ग्रो अप करें। नहीं बिल्कुल यार, मेरे लिए तुम लोग छोटे भाई बहन जैसे हो। तुम्हारे जैसे कभी भी कोई बच्चे आते हैं, कोई भी स्टूडेंट आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मिलके, अपना वो टाइम याद आ जाता है। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन जो भी सीखना चाहता है, जो भी कुछ पूछना चाहता है। सो दैट्स इट, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ ये भी बताएं कि आरजे विशाल सर की बातें आपको कैसी लगी। और अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले एपिसोड में मैं आपके किसी चहेते कलाकार को, किसी स्टार को या किसी आरजे को अपने शो में बुलाऊं, उनसे बातचीत करूं, उनका इंटरव्यू लूं, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन यानी कि घंटे वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले शो को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, लव यू, जय हिंद, बाय।